हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो मॉडर्न इंडिया का इतिहास पढ़ा था उसमें हमने बात किया था कि हम भू राजस्व नीतियों को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो भू राजस्व नीतियों में हम पढ़ेंगे किन किन नीतियों को जो राजस्व के लिए लगाई गई थी, भूमि से संबंधित, कृषि से संबंधित। तो इसमें एक है इजारेदारी व्यवस्था जिसे फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा है जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, और जिसे अस्थायी इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और चौथा है महालवाड़ी व्यवस्था। साथ ही साथ हम कुछ इसी से संबंधित और चीजें पढ़ेंगे, जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण जो हुआ था, क्या हुआ था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है वो कौन लाया था और क्या इसका मतलब बताने का उद्देश्य था। साथ ही साथ जो आधुनिक भारत में उद्योगों की स्थापना हो रही थी उसके बारे में जानेंगे। ज्यादातर चीजें फैक्चुअल है, यह ध्यान रखना, क्योंकि हम पीटी को ध्यान में रख के और समीक्षा अधिकारी का जो भी पेपर है और पीसीएस का जो आने वाला पेपर है उसको ध्यान में रख के चीजों को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादातर चीजें फैक्चुअल मिलेंगी। फिर भी आपको जितने भी चीजें इसमें मिलेंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। स्टेटमेंट पे ध्यान देना क्योंकि आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले इजारेदारी व्यवस्था। तो सबसे पहली बात, इजारेदारी व्यवस्था प्रथा है क्या? तो ये क्या है? भू राजस्व नीति है, ठीक है। भू राजस्व नीति ये कब लगाया गया था भारत में? तो आपको पता है कि 1757 प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि, फिर बंगाल बिहार उड़ीसा की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है, आपको पता है। उसके बाद आता है हमारा कौन, ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इसका टाइमलाइन हमने उसमें देखा था। तो वो इस समय जब भारत में आता है तो वो देखता है जो बंगाल में उसको राइट मिले होते हैं, अधिकार मिले होते हैं राजस्व वसूली के ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये लगाता है इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी प्रथा, जिसे फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें होती क्या थी, ये नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले जो व्यक्ति को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। क्योंकि कंपनी आई थी व्यापार करने, तो उसके पास इतने लोग तो थे नहीं कि वो जाके राजस्व वसूली करे या लोगों को हायर करे। तो वो क्या काम कर रही थी कि बंगाल में अब ठेकेदारी प्रथा का शुरू कर रही थी कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, बोली किस चीज का, कि मैं सबसे ज्यादा राजस्व दूंगा वसूल के, ठीक है। तो जब जो सबसे ज्यादा वसूली लगाएगा उसी को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी भू राजस्व वसूलने की, वो उस नीति को कहते हैं इजारेदारी प्रथा या इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है कि ये नीलामी वाली व्यवस्था थी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे राजस्व वसूलने का ठेका दे दिया जाता था, ठीक है। इस प्रथा में जमींदारों को अलग रखा गया था। यानी पुरानी व्यवस्था क्या थी कि जमींदार होते थे, फिर उनके अंडर में उनके खेतों पे किसान काम करते थे, फिर उनसे वो कर लेते थे, फिर राज्य को देते थे। लेकिन इजारेदारी व्यवस्था में जमींदारों का महत्व मतलब खत्म कर दिया गया, इनको अलग रखा गया, बल्कि जो ज्यादा बोली लगाता था उस क्षेत्र के एरिया का राजस्व वसूली का अधिकार उसको मिल जाता था। तो ये व्यवस्था लगाया था वॉरेन हेस्टिंग ने, और कब लगाया था? 1772 में, ठीक है। लेकिन ये व्यवस्था आप सोचो कि आप ठेका लगा दोगे, मतलब ठेका दे दोगे वसूलने का, तो इससे कितनी ज्यादा नुकसान होगी। तो सबसे नुकसान क्या होगा कि एक तो ठेका में बोली लग रही है, तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को मिलेगा। अब जो सबसे ज्यादा बोली लगा देगा तो जाहिर सी बात है कि वो उतना ज्यादा, अगर भू राजस्व अंग्रेज को देगा तो कितना वसूलेगा, मतलब वो कितने ज्यादा मात्रा में वसूलेगा कि किसानों का शोषण करेगा। खुद भी रखना है और उसको भी देना है, अंग्रेज को भी देना है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। तो इससे किसानों का भी शोषण हो रहा था। और तो जैसे कि पता है ये कृषि क्या है, मौसम आधारित चीजें हैं, और उस समय इतने सिंचाई संसाधनों का विकास भी नहीं था, तो कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई। तो इस वजह से जब उत्पादन जब प्रभावित होता था तो जो बोली लगाने वाला होता था उसको क्या, मतलब भू राजस्व पे करने में दिक्कत होती, क्योंकि जब है ही नहीं तो किसान क्या देंगे। तो किसानों का शोषण करना, और उसको भी दिक्कत आती थी। और इस दिक्कत के कारण दिक्कतें जो आई बढ़ी, वो जो नीलामी लगा के ठेका लेता था उसको भी दिक्कत आती कि उसी जो ठेकेदारी थी वो वापस छीन ली जाती थी, किसी और को दे दी जाती थी, ठीक है। तो इसका परिणाम अच्छा नहीं था, क्योंकि भू राजस्व की रकम बढ़ जाती थी। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में कि इस साल जो 5 लाख रुपए देने का ठेका लगा है, अगले साल फिर बोली लगा, या अगले 5 साल बाद फिर बोली लगा, वो 10 लाख लगा दिया। अब रकम तो बढ़ जाएगी लेकिन खेती से उपज थोड़ी ना बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीजें दिक्कत आती है कि भू राजस्व बढ़ जाती थी लेकिन जो वास्तविक वसूली है वो घट जाती थी। तो कहीं ना कहीं इससे अंग्रेजों का राजस्व भी प्रभावित होता था। उम्मीद किया गया था कि जो लोग बोली लगाएंगे वो लोग मतलब ऊंचा लगान देना है तो खेती में इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज्यादा उत्पादन होगा, इससे खेती भी सुधरेगी। पर ऐसा नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि वो लगान भरने में ही, जो ठेका लिया है वो लगान भरने में ही फंस गया है, तो इन्वेस्ट कहां से करेगा? और जो किसान है वो बेचारा जो उगा रहा है वो लगान में दे रहा है, तो खेती में कहां से इन्वेस्ट करेगा, कहां से खेत कृषि का विकास होगा? तो किसानों का शोषण बढ़ गया। जो वॉरेन हेस्टिंग कह रहा था कि ये इससे किसानों का जो शोषण है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो ऐसा, क्योंकि वो जमींदारों को अलग कर देगा, तो ऐसा नहीं हुआ। अब चूंकि जमींदार जो थे वो उसी गांव के थे, उसी क्षेत्र के थे, तो कहीं ना कहीं उनको उन भू राजस्व को कैसे वसूलना है, किस तरह से बढ़ाना घटाना है, उनको इसका अनुभव होता था। पर अब ये बोली लगाने वाले कौन लोग थे? ये व्यापारी थे। इसमें कंपनी के लोग भी ज्यादातर शामिल थे, उनके पास पैसा था, तो वो आके, पैसा था, ताकत था, तो वो आके बोली लगा के राजस्व वसूलने का अधिकार ले लेते थे। जिससे जमींदार बेचारे अलग अलग थलग हो गए। अब ये व्यापारी जमींदारी का काम कर रहे हैं, तो ज्यादा अनुभव किसको होगा? जो हमेशा से ये काम करता आया है। तो एक चीज तो ये थी। तो ये सब कमियों को देखते हुए बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, ठीक है, बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो इस इजारेदारी व्यवस्था को हटा देता है। ठीक है, आप इतना समझ गए। इजारेदारी व्यवस्था को कौन लगाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने लगाया था। कब लगाया था? 1772 में लगाया था। ठीक है, ठेका प्रणाली था, नीलामी करके ठेका दिया जाता था। इतना समझ में आ गया। इसमें जमींदारों का रोल नहीं था। स्टेटमेंट कभी आ गया, निम्नलिखित कौन सही है कौन गलत है पहचानने के लिए तो पहचान लेना। ठीक है, तो जब इजारेदारी व्यवस्था की कमियों को देख के कॉर्नवालिस उसे खत्म कर देता है, तो जो नई व्यवस्था लगाता है उसका नाम है जमींदारी। कौन सी व्यवस्था है? जमींदारी। उसी को स्थायी व्यवस्था भी कहते हैं, उसी को इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो पिछला वाला था जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग लगाया था उसे कहते हैं इजारेदारी। ठीक है, यह है इस्तेमारी। तो कभी इजारेदारी और इस्तेमारी में कंफ्यूज मत होना। इस्तेमारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था थी, जबकि इजारेदारी व्यवस्था में ठेका प्रणाली थी, उसमें जमींदारों का रोल नहीं था। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था या स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था कौन लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लगाया था? तो 1790 में। यह 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, इसके तहत क्या करते थे कि जो जमींदार होते थे उनको वसूली का अधिकार मिल जाता था, क्योंकि जमींदारों को ठीक है वसूली का अधिकार मिल गया, और साथ ही साथ भू राजस्व का भूमि का जो स्वामित्व है वो भी मिल जाता था। तो जमीन का जो मालिकाना हक है कि जिस क्षेत्र में जिस जमीन का जमींदार भू राजस्व वसूल रहे हैं उसके मालिक कौन होंगे, तो मालिकाना अधिकार वो जमींदारों को ही दे दिया गया था। इसमें ये व्यवस्था थी, किसमें? जमींदारी व्यवस्था में, कि जो जमींदार वसूल रहा है वही उस भूमि का मालिक भी होगा। उद्देश्य क्या रहा होगा कि जब पिछली व्यवस्था से कॉर्नवालिस सीखता है तो उसको लगता है जमींदारों को अनुभव है, जमींदारों को दे दो, और चूंकि इनको मालिकाना हक भी दे दो। जब इनको मालिकाना हक मिल जाएगा ये अपनी खेती समझ के उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो ठीक ठाक प्रोडक्शन होगा कृषि में, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना उनको राजस्व मिलेगा। लेकिन इसकी भी अपनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये है मालगुजारी। ठीक है, इस मालगुजारी नहीं है, मालगुजारी है। इसे मतलब जमींदारी व्यवस्था को मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इस जमींदारी व्यवस्था में जो 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था 1790 में, इसमें किया गया था कि अगर मान लो 11 किलो राजस्व वसूला जा रहा है तो इसमें से 10 किलो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज को दिया जाएगा और 1 किलो जमींदार रखेगा। ठीक है, तो लगान वसूली का 10/11वां भाग सरकार लेती थी, यानी ब्रिटिश सरकार लेती थी, और 1/11वां भाग कौन लेता था? जमींदार लेता था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि 10/11 और 1/11 किसका था। फिर जब ये लगा कि कब था? 1790 में। जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था। अब इसे स्थायी भू राजस्व व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे स्थायी बना दिया था, मतलब स्थायी रूप से लागू कर दिया था। तो जब 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे स्थायी बना दिया तो उसके 1 साल बाद, यानी उसको ये लगा कि हम स्थायी बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि जमींदार अपने मनमानी काम करने लगे, कभी राजस्व दें और कभी ना दें। आपको पता है कॉर्नवालिस प्रशासन के सुधार के लिए जाना जाता है, बहुत दिमागी व्यक्ति था। तो जब इसको दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि जमींदार अपने मन का करने लगे, कभी दें कभी ना दें, इसलिए उसने अगले 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर देता है। इसे कहते हैं सनसेट लॉ। ठीक है, सनसेट क्लॉज कहते हैं इसको। मतलब जो नियम बना था जमींदारी वाली व्यवस्था, उसमें सनसेट क्लॉज नाम का एक जोड़ देता है एक व्यवस्था। ठीक है, उसे कहते हैं सूर्यास्त का नियम। अब इसमें क्या, सूर्यास्त के नियम में क्या था कि जो समय निश्चित किया गया है कि जिस निश्चित समय में जमींदार अंग्रेजों को जाके भू राजस्व देंगे, अगर उस निश्चित समय में जाके वो राजस्व नहीं दे पाते हैं तो उनकी जमींदारी क्या होगी? खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना
कि सनसेट क्लॉज का मतलब ये था कि निश्चित समय पे अगर जमींदार अंग्रेजों को भू राजस्व नहीं दे पाए तो उसके बाद उनका जो जमींदारी व्यवस्था है वो छीन ली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, तो सनसेट क्लॉज के मतलब ये था कि उनके सूर्य का अस्त कर दिया जाएगा, उनका सूर्य मतलब इस तरह का समझ लो कि अगर वो सही समय पे नहीं देंगे तो उनका जमींदारी छीन ली जाएगी। और ये अगर पूछा जाए लगाया कहाँ गया था, तो ये व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बुरज व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था, ये लगाया गया था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। ठीक है, और उसके अतिरिक्त ये बनारस में भी लगाया गया था और साथ ही साथ उत्तरी कर्नाटक में भी लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जमींदारी व्यवस्था केवल भारत के पूर्वी भाग में लगाया गया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बनारस में भी देख रहे हो, उत्तरी कर्नाटक यानी दक्षिण में भी देख रहे हो। घुमा फिरा के भी स्टेटमेंट कैसे भी दे सकता है। जो लगभग जो ब्रिटिश शासित राज्य मतलब भूभाग था भारत का, उसके लगभग 19% भाग पे ये व्यवस्था लगी थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा मतलब कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा एरिया पे लगा था, तो अभी आगे मिलेगा वो, ये 19% पे लगा था। इससे आपको कभी मान लो क्रम बैठाने दे देगा तो आपको थोड़ा समझ पाओगे इसका प्रभाव क्या हुआ। अब चूंकि जो लोग नीलामी लगा के खरीदते थे, ठेका लेते थे भू राजस्व वसूली का, जब वो व्यवस्था खत्म हो गई, जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई, तो वो व्यापारी जो ठेका लगा के भू राजस्व वसूली करते थे, अब वही व्यापारी और साहूकार अब जमीन खरीदेंगे, मतलब जमीन खरीद के रजिस्ट्री कराएंगे और अपने नाम कराएंगे, फिर जमीन मतलब जमींदार बनने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि उनको राजस्व में बहुत ज्यादा व्यापार से ज्यादा फायदा हो रहा था। किसान बेचारे हैं, उनसे शोषण करना है, अंग्रेजों को एक फिक्स रेट देना है, बाकी जितना लूट सकते हो लूट लो। तो ये व्यापारी साहूकार अब जमींदार बनने लगे और इसमें जमीनों की खरीद होने लगी। तो जमीनी में जो धोखाधड़ी, किसानों की जबरदस्ती जमीनें उनको ऋण में फंसा के कैसे करके उनकी जमीनों को खरीद लिया जाता था, मतलब अब व्यापारी जमींदार बनने लगे। जमीनों की नीलामी, ये सूर्यास्त क्लॉज आप देखे हो, जो समय पे नहीं दे पाया उसकी जमीन की नीलामी कर दी गई, किसी और को दे दी गई। एक नया सामंतवाद भी शुरू हुआ, क्योंकि जो सनसेट क्लॉज था उससे क्या हो रहा था कि अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो जमीन आपकी छीन ली जाएगी, और इस तरह से जो जमीन छीन के जिसके पास जा रही है वो आदमी ताकतवर बनता जा रहा है, तो अपना धीरे धीरे आगे चल के वो सामंतवादी मानसिकता या व्यवस्था धीरे धीरे अपना लेगा, है ना, अपने लठैत पाल लेगा, किसानों का शोषण करेगा। और दरों में परिवर्तन नहीं होता था, भले ही कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, मतलब कि भले ही कृषि जिस साल बोया गया है उस साल सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उत्पादन ना हो, लेकिन उस दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है, उसमें जमींदारी व्यवस्था द्वारा जो लगान वसूली को मान्यता दे दी जाती है, यानी इस जमींदारी व्यवस्था को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो पास की जाती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसमें जमींदारी व्यवस्था को क्या दे दी जाती है, लीगल मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, और यही कारण रहा है कि ज्यादातर जमींदार 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देते हैं, यानी जमींदारी व्यवस्था के कारण, क्योंकि वो सामंतवादी व्यवस्था का मतलब क्या है, जो उनके पास ताकत आती जा रही है वो तो क्यों अंग्रेजों का मतलब विरोध करेंगे, है ना, तो अंग्रेजों का साथ तो देंगे ही। तो 1857 की क्रांति में ज्यादातर जमींदार अंग्रेजों के मित्र थे, या तो वो तटस्थ रहते थे, या तो मतलब न तो विद्रोह किए न तो साथ दिए, और कुछ जमींदार अंग्रेजों का साथ भी दिए थे दमन करने में। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जमींदारी व्यवस्था थी, माना जाता था कि ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि जमींदार अगर पास खेत रहेगा तो वो खेती के लिए काम भी करेंगे, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी उपज पैदा करेंगे, तो वो उपज भले वो लाभ कमाए पर रहेगा तो लोगों के बीच में ही, जो भुखमरी की समस्या आती है किसी तरह से कम होगी। तो इस धारणा के साथ जो आरसी दत्त थे, रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री, वो और राजा राम मोहन राय, ये लोग भी इस व्यवस्था के समर्थक थे। ठीक है, इसकी कमियां बहुत थी, बाद में इनको भी समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था या कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई मालगुजारी व्यवस्था के समर्थक आरसी दत्त या राजा राम मोहन राय भी उसका समर्थन किया था, तो हाँ किया था। और अगर एक कमीशन का नाम है, एक आयोग, क्लाउड कभी कभी दे देता है ना कि ये कमीशन किससे संबंधित है, तो जो जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित जो कमीशन था वो क्लाउड कमीशन है या क्लाउड आयोग। ठीक है, ये आयोग भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है तो हाँ है, जमींदारी व्यवस्था संबंधित है तो हाँ है। ठीक है, क्लाउड कमीशन याद रखना। चलते हैं आगे। उसके बाद अगली व्यवस्था जो है भू राजस्व व्यवस्था की, वो है रैयतवाड़ी। देखो, रैयत का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। तो इस व्यवस्था के नाम से ही लग रहा है कि अब ये वैसी व्यवस्था है जिसमें जमींदार नहीं, गांव के मुखिया नहीं, बल्कि सीधे किसानों से वसूला जाएगा राजस्व, सीधे अंग्रेजों द्वारा, बीच में कोई नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंजीकृत
भूमिधर मतलब किसान, ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग है, मतलब टाइपिंग की दिक्कत हुई है। मतलब ये समझ लो कि जितने पंजीकृत किसान होते थे, मतलब जिनके पास जमीन होती थी पंजीकृत, उनके पास जो जमीन है उसका राजस्व सीधे सीधे उन किसानों से ही वसूला जाता था, किसी बिचवाई जमींदार या ठेकेदार से नहीं। यानी अब अंग्रेज जो है वो जमींदारों का काम करने लगे थे और सीधे किसानों से ही ऋण वसूलते थे। ठीक, तो ये जो लगान जमा करने का जो दायित्व था, जिम्मेदारी थी, वो किस पे आ गया? किसानों पे आ गया। और जो किसान लगान नहीं जमा कर पाते थे, अब वहां देखो जो जमींदार नहीं जमा कर पाता था उसकी जमीन की नीलामी हो जाती थी, तो यहाँ पे जो किसान लगान जमा नहीं कर पाते थे उनके भूमि का स्वामित्व छीन लिया जाता था, मतलब नीलामी कर दी जाती थी। और ये व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, सबसे पहले 1792 में कौन लागू किया था? टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मिलकर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था, ये फैक्ट है। उसके बाद 1792 में ये दोनों लागू किए थे और 1820 में ये मद्रास में लागू होता है और 1825 में ये मुंबई में लागू होता है और 1858 में ये संपूर्ण दक्कन वाले क्षेत्र में लागू हो जाता है। दक्कन कहाँ है आपको पता है? ये जो एरिया है पठारी क्षेत्र, ये दक्कन का एरिया है, तो संपूर्ण दक्कन में लागू हो जाता है। और यह व्यवस्था 30 वर्ष तक के लिए लागू की गई थी, जिसकी दर क्या थी? 1/3 निश्चित की गई थी। ठीक, मतलब अगर 3 किलो कोई चीज हो रही है तो उसमें एक हिस्सा सरकार का होगा। ओके, 3 किलो हो रहा है तो एक किलो सरकार का होगा, ये ध्यान रखना। 30 किलो हुआ तो 10 किलो सरकार ले लेगी। इसके तहत जो भारत के भूभाग थे वो 51% हिस्सा शामिल था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो भारत के 51% भूभाग पे लागू था। यानी भारत के सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी व्यवस्था चल रही थी भू राजस्व वाली? तो रैयतवाड़ी। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होगा? अब चूंकि प्रभाव क्या होगा कि जब अंग्रेज सीधे किसानों से वसूल रहे हैं तो गांव में जो एक मतलब सामूहिकता का जो भाव आता था कि एक मुखिया होगा, बाकी सारे गांव मिलके उसको देंगे और फिर वो ले जाके अंग्रेजों को देगा, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा थी वो समाप्त होने लगी। उसके बाद जमींदारों का जो स्थान था, जो जमींदार वसूला करते थे, अब स्वयं ब्रिटिश सरकार वसूल रही है। कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के चक्कर में किसान खूब ऋण लेते थे। अब चूंकि सीधे किसानों को ही लगान जमा करना है तो अब जो दर निश्चित कर दी गई है उसको देना है। यहाँ पे देख रहे हो अब निश्चित कर दी गई है। अब मान लो अगर उस खेत की उपज बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को लगता था कि मैं जितना उगाऊंगा वो इतना देने के बाद सब मेरा होगा, ज्यादा उत्पादकता के चक्कर में किसान ऋण लेते थे खूब, और ऋण लेते थे और लगान चुकाते थे, ऋण लेते थे लगान चुकाते थे, मतलब एक प्रकार से वो ऋण के जाल में फंसते गए। ठीक है, ये उसका सब प्रभाव था। आगे चलते हैं, कौन सा है? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी जो व्यवस्था थी, महाल का मतलब होता है गांव। ठीक है, महाल का मतलब होता है गांव, रैयत का मतलब होता है किसान। अब नाम से देखो, अब इसमें राजस्व कौन चुकाएगा? गांव चुकाएगा। यानी जो गांव का मुखिया होगा वो सारे गांव के किसानों से राजस्व वसूलेगा, फिर ये मुखिया ले जाके किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को देगा। तो अब राजस्व वसूली का जो दायित्व था वो किस पे आ गया? गांव के मुखिया पे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गांव के मुखिया से लगान वसूलने के लिए सरकार समझौता करती थी। और इस व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। सारी व्यवस्थाओं का ना जो किसने जनक किया, जैसे रैयतवाड़ी का कौन था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, और जमींदारी का कॉर्नवालिस, और ये इजारेदारी का तो ये वॉरेन हेस्टिंग। तो ये सब चीजें थोड़ा याद रखना क्योंकि पूछता है। तो महालवाड़ी का हॉल्ट मैकेंजी था और 1819 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1822 में इसको कानूनी रूप दे दिया गया था, किसको? महालवाड़ी व्यवस्था को। और यह व्यवस्था कहाँ लागू था? तो ये मध्य प्रांत में लागू था, यानी आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू था और पंजाब में लागू था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था। ये लगभग 30% भूभाग पर लागू था। तो सबसे ज्यादा पे कौन लागू था? आपने देखा कि रैयतवाड़ी, उसके बाद महालवाड़ी, और आप जमींदारी देखोगे तो वो 19% भाग पे था ना। तो ये है 19% भाग। तो सबसे ज्यादा पे कौन था? ये रैयतवाड़ी, उसके बाद महालवाड़ी, उसके बाद जमींदारी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा था? तो गांव के जो मुखिया थे वो अत्यधिक शक्तिशाली बन गए, और जब ये शक्तिशाली बन जाएंगे तो ये जब चाहेंगे तब जिस किसान को जो समय पे या उनके मन मुताबिक अगर नहीं दे पा रहा है लगान तो उसको भूमि से बेदखल कर देंगे। फिर ये शक्तिशाली हैं तो लठैत पालेंगे, गुंडे पालेंगे अपना, तो किसानों को परेशान करेंगे। ठीक है, अपने मन माना वसूलेंगे। उसके बाद इसी से जो मुखिया किसानों के शोषण कर्ता बन गए। लगान निर्धारण का आधार
गांव के सामूहिक उत्पादन का अनुमान लगाना होता था। यानी खेतों में जाके अंग्रेज जो है लगान नहीं निर्धारित करते थे, बल्कि वो देखते थे ये इस पूरे गांव में कितना उत्पादन होता है, उस हिसाब से लगान निर्धारित कर देते थे। और उस गांव के मुखिया से कहते थे तुम्हारे गांव में इतना उत्पादन होता है, तुम आके मुझे देना। अब उसमें क्या है कि जिसके पास ज्यादा खेत है वो तो लगान दे पा रहा है, पर जो छोटे किसान हैं वो बेचारे नहीं दे पा रहे हैं। अब वो ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज लेके फिर वही, मतलब किसानों की स्थिति, चाहे जो बुरा व्यवस्था थी, किसानों की स्थिति बहुत बुरी थी। ठीक है, सब किसानों के लिए बुरी ही थी। फायदा होता था जब बिचवइये को, चाहे जमींदार हो चाहे ठेकेदार हो, और अंग्रेज को तो फायदा होता ही था। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग कौन करता था? मतलब जब गांव के आधार पे उसका आकलन किया जाने लगा कि इस गांव में कितना लगान लगाया जाना चाहिए, उसका आधार गांव का जो सामूहिक रूप से कोई क्या उत्पादन होता था उसके आधार पर लगाते थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, इसका बहुत मिसयूज करने लगे। यानी वो अपने मनमाना कि नहीं तुम्हारे गांव में तो इतना ही उत्पादन होता है, भले गांव वाले, गांव का मुखिया कहे नहीं भाई हमारे गांव में इतना उत्पादन नहीं होता, वो कहता था नहीं तुम्हारे गांव का एरिया इतना बड़ा है तो तुम्हारे यहाँ उत्पादन इतना होता होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि अगर गांव बड़ा है तो सब सारे एरिया पे खेती हो या वो जो भूमि है वो उपजाऊ ही हो। तो इस आधार पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उसका मिसयूज करते थे और मनमाना ऋण लगान निर्धारित कर देते थे। ठीक है, देखिए एक ये तो हो गई भू राजस्व व्यवस्था जो किसान ने उससे ली जाती थी, भू राजस्व, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ और भू राजस्व चल रही थी जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल थी, जिसका मतलब कि जो अनुबंध होते थे वो, जैसे आपने तिनकटिया पद्धति पढ़ा होगा नील विद्रोह में, चंपारण वाले में। ठीक है, तो तिनकटिया पद्धति में क्या होता था कि जो बागान मालिक जो होते थे वो किसानों से, ये बागान मालिक होगा, बागान मालिक जो होते थे वो किसानों से अनुबंध कर लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि भाई तुम अपने खेत पे 3/20 भाग पे नील की खेती करोगे, बाकी पे तुम अपना चाहे जो उगाओ, खाद्यान्न उगाओ, गेहूं चावल जो भी उगाओ, लेकिन तुम अपने खेत के 3/20 भाग पे क्या उगाओगे? नील। क्योंकि अब नील खाने वाली चीज तो है नहीं और भारत में उसकी ज्यादा डिमांड भी नहीं है, तो ये सब के सब एक्सपोर्ट होता था बाहर। तो ये भी लालच, मतलब किसानों को लालच देते थे कि इसमें तुम्हें बागानी फसल है, बहुत फायदा होगा। तो बेचारे किसान फंस जाते थे और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो कानूनी तौर पे वो फंस गए। फिर जब बाद में उनको उसी खामियां समझ में आती थी तो बेचारे अब कितना कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। तो फिर चंपारण का भी वो जो सत्याग्रह वगैरह हुआ था आप जानते हो। तो मतलब मैं ये तिनकटिया पद्धति के बारे में बता रहा हूँ जो ये भी भू राजस्व से, मतलब भू नीतियों से ही जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक ददनी प्रथा थी, ये दादनी होगी, ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा में क्या था कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे वो भारतीय उत्पादकों का कुछ अग्रिम रकम देते थे, यानी पहले से ही कुछ उधार देते थे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देखे होगे तो, कि दोनों किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर जो कंपनी है वो पहले से कुछ पैसा देगा किसानों को खेती करने के लिए, और फिर उसके बाद जो पहले से ही मूल्य निर्धारित कर देगा। फिर उसके बाद जो फसल होगी, मतलब खेती के बाद कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया है कि पैसा दे दिया है और कीमत निर्धारित होगी, जो फसल होगी हम इस देर पे खरीदेंगे। अब उस समय फसल बहुत ज्यादा भी महंगी भी बिक रही हो तब भी वो कंपनी वाला सस्ते रेट पे ही खरीदता था। अब गांव के बेचारे भोले भाले लोग, तो ये जो बाजार कीमत होता, बाजार भाव होता था, उससे बहुत कम भाव पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और किसानों का शोषण करते थे। तो ध्यान रखना, ददनी प्रथा और तिनकटिया प्रथा ये अनुबंध वाले मतलब प्रथाएं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं कि जो कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ था। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण, ये उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो कृषि का वाणिज्यीकरण ये क्या चीज है? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों को उगाया जाता है। यानी खाद्यान्न फसलें मतलब गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीजें नहीं, बल्कि बाजार में जिस चीज की मांग है उससे संबंधित बनने वाली जो वस्तुएं हैं उन चीजों को उगाया जाएगा। जैसे कपड़े की मांग ज्यादा है तो वो कपास का उत्पादन करेंगे, नील की मांग ज्यादा है तो नील की खेती करेंगे, चाय की मांग ज्यादा है तो चाय की खेती करेंगे, फिर कॉफी, तंबाकू, नारियल, केला, है ना। तो ये सब चीजें बागानी फसलें हैं। तो बाजार आधारित फसलों का उगाया जाना ही कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ, इनकी बुक का आपको पता होगा इनका नाम क्या था, मतलब उस बुक का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। एडम स्मिथ जो थे ये कृषि के वाणिज्यीकरण के समर्थक थे। इनका मानना था जब कृषि का वाणिज्यीकरण होगा उससे कहीं ना कहीं जो उत्पादन है उसको बढ़ावा मिलेगा, और जब उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा इससे समाज में समृद्धि आएगी। पर कितनी समृद्धि आती है ये आपने नील विद्रोह वगैरह सब देख लिया है ना। तो ये तो बस ब्रिटेन में अच्छा था, भारत में या ब्रिटेन के उपनिवेशों में अच्छा नहीं था। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, उसका कारण क्या रहा होगा? तो उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था
नई नई मशीनें आ गई थी, भाप इंजन वगैरह आ गए थे, फैक्ट्रियां लग रही थी, सब कुछ जो वस्तुओं का उत्पादन था वो फैक्ट्री आधारित किया जा रहा था। तो फैक्ट्रियों में कच्चे माल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। कहाँ? ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू होने के कारण वहाँ पे कच्चे माल की मांग बढ़ गई थी। तो उस कच्चे माल की पूर्ति के लिए मतलब जो उद्योग होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री होगी वो क्या बनाएगी? जिसकी मांग बाजार में है। तो इस फैक्ट्री की मांग को पूरा करने के लिए वो लोग भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण करते हैं, यानी जो बाजार आधारित फसलें हैं उनको उगाने के लिए किसानों पे दबाव देते हैं या अनुबंध कर देते हैं। तो वही सब नई बाजार व्यवस्था थी, पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हो गया था। अब किसानों को मतलब किसान क्यों करने लगे? जैसे ये कारण था कि ब्रिटेन ने जो पॉलिसी बनाई, कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाए, कानून, कॉन्ट्रैक्ट जो कानून बनाए वो क्यों बनाए, वो तो आप समझ गए कि ब्रिटेन में इसकी मांग बहुत बढ़ गई थी तो कच्चा माल उसको चाहिए था। लेकिन किसान क्यों मतलब करने लगे थे, राजी हो गए थे उस चीज पे, जबकि भारत में तो फैक्ट्रियां लगी नहीं थी। तो क्या हुआ कि जो किसान बेचारे भू राजस्व नीतियों से बहुत परेशान थे। तो अंग्रेज अधिकारी जब आके उनको बहुत समझाते थे कि भाई ऐसा है, तुम्हें पैसा मिलेगा, ये उगाओगे तो ज़्यादा चीज दाम पे जाएगा, वहाँ फैक्ट्री खरीदेगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, तो तुम जो कर्ज लेके बैठे हो, साहूकारों का सूद भर रहे हो हर साल हर महीना, उसको तुम चुका पाओगे। तो ये अंग्रेजों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो अंग्रेज व्यापारी है अधिक लाभ का लालच देते हैं किसानों को, तो किसान बेचारे फंस जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके अपने खेतों पे खाद्यान्न फसलों की जगह लगा मतलब बागानी फसल या बाजार आधारित फसल बोने लगते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है? तो अब उस समय की बात है जब बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब स्टोरेज की सुविधा तो था नहीं कि हाँ इस साल गेहूं ज़्यादा हुआ तो स्टोर करके सब रख लो। अब वहाँ पे मतलब हर साल उगाना, हर साल खाना। अब जितने खेत पे गेहूं होता था उनको बेचारे को लगान भी देना है, ठीक है। अब आगे अंग्रेज अधिकारी व्यापारी बोल रहे हैं तुम इतने हिस्से पे नील उगाओ। अब बेचारा खेती, जो खाद्यान्न फसलों की खेती थी उसका एरिया कम हो गया। जब उसका एरिया कम हो गया तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न फसल कम होगा, उस पर उन्होंने दे दिया क्या, राजस्व, मतलब राजस्व भी दे दिया। और ये कॉन्ट्रैक्ट वाला ले गया व्यापारी। अब बचा खुचा जो है उसमें वो खाएंगे, लेकिन अब इसी में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो क्या होगा? खाद्यान्न फसलों की कमी होगी। जब खाद्यान्न फसलों की कमी होगी तो भूखमरी बढ़ेगी। तो किसी का जब औद्योगिकरण मतलब कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया था, औद्योगिकरण शुरू हो गया था किसी का, तो वाणिज्यीकरण, उसकी वजह से भूखमरी की बारंबारता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे तिनकटिया पद्धति आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो किसान जो है वो बिचौलियों की, जो व्यापार जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे उनकी कठपुतली बन के रह गए। और यही सब वजह थी कि जो मतलब आप इतिहास में जब ये सब चीजें पढ़ोगे तो आप जानोगे कि जो ये अभी लेटेस्ट में मोदी गवर्नमेंट जो कृषि बिल लाई थी, जो बाद में वापस उनको लेना पड़ा, तो किसान इतने बड़े लेवल पे क्यों विरोध में उतर आए थे वो आप समझ गए होंगे। उससे जो है किसान बेचारे फंस जाते कंपनियों के जाल में, है ना। हालांकि अभी मॉडर्न व्यवस्था है, कानून है, नियम है और सरकारें हैं, ऐसा नहीं होने देती, पर फिर भी जो कुछ चीजें थी, मतलब इसकी हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन यही सब जो इतिहास से सीख मिली थी, वो जानते थे कि हम किस तरह से कंपनियों के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि कृषि जो है अभी भी बहुत भावनात्मक मुद्दा है। और उसके बाद किसान अभी उतने शिक्षित भी नहीं है, चीज़ों को समझ पाए, लीगल मतलब जो कानूनी दांव पेच है उसको समझ पाए कि अगर कंपनी उल्लंघन करती है वो तो अपना लॉ फॉर्म रखे हैं, हायर कर लेंगे, जाके केस लड़ेगी। पर किसान बेचारा अपना खेती करके चप्पल पहन के, क्लीवर पहन के आएगा, कोर्ट के चक्कर काटेगा, है ना। तो ये सब वजह थी विरोध करने का। तो ये सब परिणाम हुआ। तो क्या हुआ था, कृषि आंदोलन, जो किसान आंदोलन की शुरुआत आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सब कारण भी थे। उसके बाद एक चीज हम और देखते हैं कि धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। ये मैं मतलब रैंडम टॉपिक उठा के लाया हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे भू राजस्व नीतियों से संबंधित है कि भू राजस्व नीति अगर वो भारत से ही वसूल रहे हैं ना, और ले कहाँ जा रहे हैं, ले जा रहे हैं ब्रिटेन में। उसके बाद जो कृषि का अगर वाणिज्यीकरण किए हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे हैं कहाँ, ब्रिटेन, और वहां से बना बनाया माल लाके भारत में डंप कर रहे हैं। मतलब कच्चा माल तुम सस्ते पे खरीद के ले भी जा रहे हो, फिर वहां से वस्तु बना के ला रहे हो, हमें महंगे में बेच रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो भारत का धन था वो बहिर्गमन हो रहा है, यानी बाहर की तरफ जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उसी समय आया था। ये मतलब ये देखो, ये कई चीज से जुड़ा है। एक तो भू राजस्व से जुड़ा है, ठीक है, फिर कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ उससे जुड़ा है, फिर जो सेना है और प्रशासन है, ठीक है, जो प्रशासन है, इनको जो वेतन दिए जाते थे, वो सब पैसा भी तो वो लोग कहाँ लेके जा रहे थे, बाहर ही तो लेके जा रहे थे ना। बाहर मतलब प्रशासन, सेना है ब्रिटिश का, सुरक्षा करना है ब्रिटिश का, और जो उनको पैसा दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, वो भारत के राजस्व से दिया जा रहा है। और ये सैनिक, ये अधिकारी पैसा लेके कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटेन में खर्चा कर रहे हैं, वहां अपना घर बार बना रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय धन का बहिर्गमन हो रहा था। तो इसका स्टडी करके जो भारत के
उस समय के बुद्धिजीवी राष्ट्रवादी थे, वो एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो चूंकि हम भू राजनीतियां और कृषि का वाणिज्यिकरण पढ़े हैं, तो इस वजह से इस सिद्धांत को पढ़ना मतलब पढ़ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। बाकी तो और भी चीजें हैं जिसके माध्यम से धन का बहिर्गमन हो रहा था, जैसे बैंकिंग सेक्टर आ गया था उस समय, रेल का विकास कर रहे थे ये लोग, और रेल का विकास कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, उससे फिर ये लोग क्या कर रहे थे कि लोन देते थे इन्वेस्ट करने के लिए, फिर उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके वापस देते थे, मतलब कई सारी चीजें थी। तो फिलहाल अभी हम भू राजनीतियों पे और कृषि पे ही हैं। तो दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखते हैं, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का नाम याद कर लेना, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी गरीबी और जो ब्रिटिश का मतलब अन ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश वाले लोग थे, वो कहते हैं हम कानून का शासन करते हैं। तो भारत में तो वो कानून का शासन दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ब्रिटेन में कानून का शासन है तो भारत में भी तो कानून का शासन दिखना चाहिए। इसका मतलब कहीं ऐसा है कि भारत में ब्रिटेन का शासन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। इनके जो पुस्तक का टाइटल था वो ऐसा है, यही है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया और इसके बाद भारतीयों का जो ध्यान था वो खींचे। हाँ यार, मतलब कितनी सही चीज बोल रहे हैं कि किस तरह से भारत का धन अंग्रेज बाहर ले जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज थी वो 1867 में दादा भाई नौरोजी लंदन में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एक संगठन थी, इसकी स्थापना किसने किया था, इसका मुख्यालय कहाँ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का सम्मेलन इंग्लैंड में होता है। वहां पे ये एक लेख प्रस्तुत करते हैं, उस लेख का नाम है डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। तो मतलब उसमें भी ये बताते हैं कि किस तरह से इंग्लैंड और इंडिया को कर्ज दे के, कर्ज के जाल में फंसा के और उससे खूब ज्यादा इंटरेस्ट लूट रहा है, और वो इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, मतलब ब्रिटेन में जा रहा है। तो उस पर भी उन्होंने बात करी थी कि इंग्लैंड डेट टू इंडिया, यानी इंग्लैंड किस तरह से भारत को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो ये अपने लेख में प्रस्तुत किया था कि किस तरह से धन का बहिर्गमन हो रहा है। और इस चीज को, मतलब धन के बहिर्गमन को, दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, यानी जितना बुरा हो सकता है उसका भी बुरा, इस तरह समझ लो। तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने। और जो एक थे समाज सुधारक, उस समय बुद्धिजीवी माने जाते थे, सैयद अहमद खान, ये दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे। ये कहते थे मतलब गलत कह रहे हो। अब ये थोड़ा सा बात शुरू में तो अच्छे थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के सहयोगी बन गए थे। उसके बाद एक चीज और जान लो कि एक महादेव गोविंद रनाडे, मतलब एमजी रनाडे कहते हैं, इन्होंने 1872 में पुणे में अपने व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। यानी अगर 100 रुपया है तो उसमें से 30 रुपया उठा ले जा रहा है कौन, ब्रिटेन। मतलब महादेव गोविंद रनाडे ने भी इस चीज का समर्थन किया था। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश से शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा है, तो ये किसका कथन है, तो ये है महादेव गोविंद रनाडे। अगर आप नहीं जानते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी को टिक कर दोगे, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था आरसी दत्त। ये वही हैं जो शुरू में जमींदारी व्यवस्था का सपोर्ट किए थे, क्योंकि इनको लगा था कि जमींदार अच्छा करेंगे। पर जब जमींदारों का रवैया देखते हैं, किस तरह से किसान फंस रहे हैं बेचारे, शोषण हो रहा है, और किस तरह से जो ब्रिटेन है उसका मिसयूज करके पैसे इंग्लैंड भेज रही है, भारत को लूट रही है, तब ये लोग समझते हैं, फिर ये सब सिद्धांत अपना देते हैं, ठीक है। तो और ये भी समर्थक थे जमींदारी व्यवस्था का। लेकिन बाद में इनकी पुस्तक होती है जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतनी बार आप एग्जाम में पूछ चुका है, आप उठा के पेपर देखना पिछले कि ये किसकी पुस्तक है या किसने लिखा है। तो ये रमेश चंद्र दत्त, जिन्हें आरसी दत्त भी कहा जाता है, ठीक है, आरसी दत्त भी कहा जाता है, रमेश चंद्र, इनकी पुस्तक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था किस तरह से जो भारत का धन है वो बाहर ले जाया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा। और ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसे भारत के आर्थिक इतिहास के रूप में माना जाता है, मतलब भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक कौन, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था, रमेश चंद्र दत्त ने। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। जब ये लोग अपना सिद्धांत देकर लोगों का ध्यान खींचते हैं, तो उस समय की जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था रहती है जो अंग्रेजों से लड़ती रहती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो इसका अधिवेशन होता है कलकत्ता में, कब, 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में, उसने इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से अपना लेती है और ये मान लेते हैं कि हाँ, ब्रिटिश भारत का धन बाहर ले जा रहे हैं। उसके बाद एक और राष्ट्रवादी हैं गोपाल कृष्ण गोखले।
ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या काम करते हैं कि 1901 में जो उस समय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जैसे आज की अपनी लोकसभा है, वो जिसमें बजट पेश किया जाता है, तो उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम की एक संस्था थी, ठीक है। तो वहां पे बजट भाषण चल रहा था। भारत की बात कर रही है, भारत में उस समय कानून बनाती थी भारत संबंधित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब? 1901 में ये बजट का भाषण चला था। तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कि किस तरह से, मतलब जैसे होता है ना कि अगर कुछ बाहर देश में बुरा चल रहा है तो अपने सांसद जो है वो संसद में उस चीज का मुद्दा उठाते हैं। तो इसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका मुद्दा उठाया था, धन के बहिर्गमन सिद्धांत का। अब जितने व्यक्ति हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत से ये जान लेना कि महादेव गोविंद रानडे का क्या स्टेटमेंट था। आरसी दत्त की जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था इस चीज को। तो उनकी पुस्तक का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को कब औपचारिक रूप से अपनाया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और किसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस चीज को प्रस्तुत किया था? ठीक है। और कौन इस चीज से सहमत नहीं था? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लो आप कि ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़ा हुआ है। जब कृषि का वाणिज्यीकरण होता है तो किस तरह से जो भारतीय उद्योग होते हैं उनका विनाश होता है और उसके बाद नए उद्योगों का जो उदय होता है, जो आज आप देख रहे हो मॉडर्न टाइम में उनका। तो अब जब कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है, यहां से कच्चा माल उठा के ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, फिर वहां से फैक्ट्री में सामान बना के भारत लाया जा रहा है। ठीक, देखो मान लो भारत में कपड़े बिकते ही थे तो यहाँ पे कुछ कुटीर उद्योग लगे थे, है ना, जो गांधी जी चरखा चलाते थे जो वाला, तो उस तरह चलके से सूत काटे जाते थे, फिर कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब चूंकि जो ये कुटीर उद्योग थे ये मशीनरी में तो थे नहीं, मतलब मशीनें तो थी नहीं इसमें कि एक समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगी। तो ये कुटीर छोटे छोटे उद्योग थे, हाथ से काटते थे, हाथ से बनाते थे, टाइम लगता था, कम समय में कम, मतलब ज्यादा समय में भी कम चीजें बनती थी। तो लेकिन अब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया है। औद्योगिकरण होने की वजह से क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों में सामान बहुत जल्दी और सस्ते लेवल पे बन जाता है। तो अब कच्चा माल इनको यहां से मिल जा रहा है, सस्ते में लूट रहे हैं कच्चा माल, लागत बहुत ज्यादा लग नहीं रही है। और फैक्ट्री में वहां पे ले जाके बना रहे हैं कपड़े ला के। मैं एक कपड़े का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी सब बहुत सारी चीजें हैं। तो कपड़े लाके यहाँ पे डंप कर रहे हैं और ये कपड़े जो है इन कुटीर उद्योग में बने कपड़ों से सस्ते भी हैं। तो बताओ कि कोई आदमी ये कुटीर, जैसे आज समय में है, कोई आदमी अपने देश का सामान नहीं खरीदता, चाइना का सामान बहुत ज्यादा खरीदता क्योंकि चाइना का सामान सस्ता पड़ता है। तो ये चीज सिस्टम समझ लो, उस समय फैक्ट्रियों का सामान सस्ता पड़ता था तो भारतीय जो है वो यूरोप से आया हुआ सामान खरीदने लगे। तो उसकी वजह से जो भारतीय कुटीर उद्योग थे उनके पास तो इतना पैसा नहीं था, वो बेचारे फैक्ट्री लगा लें, तो उनका पतन होना शुरू हो गया। यानी उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर थी वो कुटीर उद्योग आधारित थी, हस्तशिल्प आधारित थी, यानी हाथ से चीजें ज्यादातर बनाई जाती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुटीर उद्योग का विनाश होने लगा। यानी जब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो वो उसकी वजह से भी भारतीय देसी उद्योगों का, जो गांव में उद्योग थे कुटीर उद्योग, उनका विनाश होने लगा। उसके बाद ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल, ये आप समझ गए कि किस तरह से कच्चा माल का जब एरिया बन गया भारत, तो सिर्फ कच्चा माल ही नहीं देता था बल्कि कच्चे माल से उनके प्रोडक्ट का बाजार भी बन गया। यहीं से कच्चा माल ले जाते थे, अपने यहाँ बना के लाके फिर यहीं बेचते भी थे। तो दो तरह से लूट रहे थे। औद्योगिक पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट आप पूरा समझ ही गए थे, समझ ही जानते ही हो, पूरी व्यवस्था वही औद्योगिकरण वाली। अब फैक्ट्री निर्मित सामान जो भारत में डंप कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ला रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। रेलवे का विकास हो गया। रेलवे के विकास ने कैसे भारत के उद्योगों को नुकसान पहुंचाया? रेलवे के विकास होने की वजह से जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार, वो बहुत दूर, भारत के दूर दराज एरिया में भी पहुंच बना ली। मतलब जो बहुत दूर दराज से गांव होते थे, शहर होते थे, वहां से जाके कच्चा माल लेके आती थी और अपने फैक्ट्री निर्मित सामान वहां भी पहुंचा पाती थी। तो मतलब ये भारत के दूर दराज एरिया में भी पहुंच गई। इसकी वजह से अब दूसरी मतलब अंतिम चीज ये है ऋणग्रस्तता। ठीक है, ऋणग्रस्तता। तो ऋण, जब इनका कुटीर उद्योग वाले जो बेचारे हैं, इनका सामान बिक नहीं रहा, तो ये जो सामान बनाए हैं कहीं से लोन लेके या कर्ज लेके साहूकारों से, जब सामान बिकेगा नहीं तो बेचारे ऋण के कर्ज में दब जाएंगे। तो इनका जो क्या होगा, जो छोटी छोटी कुटीर उद्योग हस्तशिल्प वाली फैक्ट्रियां हैं वो उनकी नीलामी हो जाएगी, जो कर दिया वो छीन लेगा। तो कहीं ना कहीं इसका विनाश हो गया। तो क्या जब वो विनाश हुआ तो कोई व्यवस्था तो उभरी होगी, जाहिर सी बात है कि एक का पतन होता है तो किसी और से शुरुआत होता है। तो 1833 में एक एक्ट आता है, उसके माध्यम से बागानी फसलों में निवेश अधिक बढ़ जाता है। मतलब वही जब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो बागानी फसलों होने लगती है,
कॉन्ट्रेक्चुअल खेती, ये वही एक्ट है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल खेती मतलब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से खेती वगैरह होने लगती है, जो नील के कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है ना, पड़े हो, उसके माध्यम से बागानी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है। तो पैसे आते हैं, मतलब जो व्यापारी होते हैं, ब्रिटिश व्यापारी, वो निवेश बढ़ाते हैं कि भाई पहले खेती में निवेश करोगे, किसानों को पैसा दोगे तभी तो उत्पादन करेंगे वो। तो उस 1800 तो कभी आ जाए कि बागानी फसलों में निवेश की शुरुआत कब से हुई, तो 1833 के बाद से। क्यों? कि 1833 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, उसमें बागानी फसलों में निवेश के लिए या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कानून बने थे। उसके बाद 1835 में भारत में पहला चाय का बागान स्थापित होता है। ठीक है, पहला चाय का बागान, बैगन नहीं, बागान है। ठीक है, 1835 में भारत में पहली बार चाय बागान स्थापित होता है। उसके बाद 1837 में पहली बार असम चाय लिमिटेड यानी चाय संबंधित किसी कंपनी का स्थापना होता है। कहाँ? भारत में। ध्यान रखना, अब इसमें जो पैसा लग रहा है वो ज्यादातर ब्रिटेन का लग रहा है। ठीक है, भारतीयों का नहीं लग रहा है। तो 1837 में पहली जो असम चाय लिमिटेड की स्थापना होती है, और 1854 में मुंबई में पहली बार सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना होती है। ये कौन करता है? ये हुए कावसजी डाबर। ठीक है, कावसजी डाबर ने मुंबई में पहली सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि पहली सूती वस्त्र जो फैक्ट्री थी वो कब लगी थी? 1854 में। कहाँ लगी थी? तो मुंबई में। ये मैं क्रम बना दिया हूं क्योंकि पूछता है, ये क्रम दे के आता है, या मिलान करने के लिए आ जाएगा या फिर क्रम दे देगा। ठीक है, तो 1854 में पहली सूती वस्त्र फैक्ट्री मुंबई में। फिर 1854 में ही भारत में पहली कोल फील्ड की स्थापना हुई। कोल फील्ड का मतलब वो स्थान जहां से कोयला खनन, मतलब कोयला माइनिंग जहां से हो रहा है, जहां से कोयला निकाला जा रहा है, मतलब कोल फील्ड। ठीक है, कोल का मतलब कोयला और फील्ड का मतलब क्षेत्र। तो 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड कहाँ स्थापित की जाती है? रानीगंज। ठीक है, रानीगंज कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। झारखंड में है कि पश्चिम बंगाल में है कि उड़ीसा में है कि बिहार में? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हूं, आप जाके इसमें कमेंट में करना कि पहली कोल फील्ड जो स्थापना किया गया था भारत में, रानीगंज में किया गया था। याद रखना 1854 में। 1855 में पहला जूट कारखाना स्थापित किया जाता है। कहाँ? बंगाल में। पहला जूट कारखाना 1855। 1874 में पहली बार जो आयरन कंपनी है, यानी लोहे की कोई कंपनी है, जो आधुनिक तरह की फैक्ट्री है, भारत में स्थापित की जाती है। उसका नाम है बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी। ठीक है, बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी की स्थापना 1874 में की जाती है। ये पहली आधुनिक लौह इस्पात की भारतीय कंपनी है। ठीक है, ये याद रखना, मतलब भारत में स्थापित हुई थी ऐसी कोई कंपनी पहली बार। मतलब कहीं ना कहीं जो आधुनिक उद्योग है ना, आधुनिक कंपनियां, आधुनिक उद्योग, वो भारत में स्थापित हो रहे थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये पूरा क्रम याद करना इनको। और पहली बार कोई जो देसी, मतलब भारत का जो निजी क्षेत्र मतलब जिसमें सरकार का योगदान, सरकार का हिस्सा नहीं है या बहुत कम है। जैसे देखो 51:49 का अनुपात होगा, तो 51% जिसका हिस्सा होगा वो माना जाएगा किसकी, मतलब हिस्सेदारी जिसकी है उस क्षेत्र की मानी जाएगी। अब मान लो 51% हिस्सेदारी सरकार की है और 49% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सरकार की। तो ये सरकारी कंपनी बोली जाएगी। लेकिन अगर क्या हो कि 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की हो, किसी दूसरे व्यक्ति की हो, और 49% हिस्सेदारी सरकार की हो, तो मानी जाएगी ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। मतलब अब ये 51 ही नहीं हो सकता है, ये 51 हो और बाकी इनका कुछ 49 हो, कुछ हो, या इनका 74 हो, इनका 26 हो। कुल मिला के 51%, 50% ज्यादा जिसकी हिस्सेदारी होगी वो उस क्षेत्र की मानी जाएगी। तो 1960 में टाटा लौह इस्पात कारखाना लगता है। ये पहला निजी क्षेत्र का मतलब कोई कारखाना रहता है, यानी इसमें टाटा का जो हिस्सेदारी है वो 51% से ज्यादा है। ओके, फिर 1927 में फिक्की की स्थापना होती है, मानी FICCI। ठीक है, इसका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में करना। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में। ये क्या होता है? ये भारतीय उद्योगपतियों व स्वदेशी उद्योग के लिए सृजनात्मक सुधार का एक संगठन होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग बैठ के अपना बातें करते हैं। एक तरह की संस्था थी जो ये दिखाता है कि भारतीय उद्योगपतियों और स्वदेशी उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1944 में बॉम्बे प्लान नाम का एक प्लान आता है, जो मतलब भारत के उद्योगपति होते हैं वो मिलकर इस प्लान को तैयार किए रहते हैं, कांग्रेस को अपना देते हैं ये प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में भारत के उद्योगपतियों द्वारा ये प्लान प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में औद्योगिक विकास। ठीक है, तो ये औद्योगिक विकास की एक योजना थी
या भारत के विकास की योजना थी। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944। फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927। टाटा लौह इस्पात कारखाना जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का कारखाना था, कब स्थापित हुआ? 1960। बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी जो पहली आधुनिक लौह इस्पात की कंपनी थी भारत में, उसकी स्थापना कब होती है? 1874 में। भारत में पहला जूट कारखाना बंगाल में स्थापित होता है कब? 1855 में। भारत में पहला कोल फील्ड रानीगंज में स्थापित होता है, कब होता है? 1854 में। भारत में पहली सूती वस्त्र फैक्ट्री कब लगती है? 1854 में। कहाँ? मुंबई में। भारत में पहला चाय लिमिटेड कंपनी, ये चाय कारखाना कहाँ स्थापित होता है? असम में। कब? 1837 में। भारत में पहली बार चाय का बागान स्थापित होता है कब? 1835 में। ठीक है, तो ये चीज आप इतना समझ गए हो। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। अपनी जो बेल आइकॉन है उसको दबाए रखें ताकि जो अगली इस सीरीज की वीडियो आए वो आप तक पहुंचे और आप एक क्रम से अपनी चीजों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।